हम लोग आज एक मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने रीसेंट पेपर को ऑब्जर्व करना है। अब इस पॉइंट पे आके अगर मैं आपको कहूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, वो आप कहेंगे समझ में आती है। ये अब वो टाइम है एग्ज़ाम के करीब करीब के आपको पता हो कि आपने अपने पेपर में अप्रोच क्या रखनी, आपने सवालों को किस तरीके से हैंडल करना है, पहले घंटे में कौन से सवाल करने हैं, दूसरे में कौन से करने हैं, तीसरे में कौन से करने हैं। एक प्लानिंग अप्रोच बनानी, डाउनलोड कर लो, एक प्लानिंग अप्रोच बनानी। देखिए, इंसान को सब कुछ आता हो ना और इंसान की प्लानिंग ना हो, पेपर फेल हो जाता है। प्लानिंग बहुत अच्छी की हो, आता कुछ ना हो, फिर भी फेल हो जाता है। तो एक अच्छी तैयारी के साथ अच्छा प्लान होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पेपर को एग्जीक्यूट कर सकें। जो चीज़ आती है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है, क्योंकि 6 माह की एफर्ट है जो कि आपने 3 घंटों में अपने उस पेपर के ऊपर प्रेजेंट करनी है और उसी पेपर ने डिसाइड करना है कि आया आप पास हो सकते हैं या पास नहीं हो सकते। तो ये 2 सेशंस रखे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पूरा 12 दिनों का स्केड्यूल बना के शेयर किया था। एक रीज़न ये भी थी कि विद द लॉन्ग बैजेस वो टाइम निकल नहीं पा रहा था और ये 2 दिन भी मैंने इसको अरेंज किए हैं कि कम से कम ये 2 सेशंस तो होने चाहिए जिसमें हम लोग एक स्प्रिंग 24 को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे साथ ऑटम 24 को। आज चूँकि फ्राइडे का दिन है, दिन भी शॉर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़रा जल्दी कवर अप करें। सर जी, पेपर जब आपके पास आता है आई कैप का, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उस पेपर को देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने सारे सवाल आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं। ये काम नहीं करना, पैनिक नहीं होना, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है कि आपको इस पेपर में से मैक्सिमम चीज़ें आती। देखें, पेपर कोई भी हो, अगर एक इंसान की एवरेज तैयारी भी है ना, वो फिर भी 50% वहाँ से निकाल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उसी 50% को अच्छे से प्रेजेंट करके आ जाए। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 60 मार्क्स का पेपर करते हैं, 70 का करते हैं, पास हो जाते हैं। क्यों? जितने का उसने अटेम्प्ट किया होता है ना, उतने में से उसको पता होता है कि मेरे नंबर कटने वाले नहीं है। और लॉ के पेपर में तो मज़ीद अच्छी बात यह है कि आपका टाइम ख़राब नहीं होता। जो चीज़ आती है वो लिख देनी है, जो चीज़ नहीं आती है आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी है। तो बी लॉ हो या सी लॉ हो, एक अप्रोच तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपने पेपर को मैक्सिमम पूरा करना है, जहाँ तक आता है, जहाँ तक हिम्मत है वहाँ पर करें। और अच्छी बात तो ये है कि आप उसको 100% तक लेके जाएं। पेपर में फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है? एमसीक्यूज को अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर बच्चे करते हैं कि पहले 15 मिनट में सब्जेक्टिव को नहीं देखते, दे प्योरली फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट और उसको तसल्ली से देख लेते हैं और 15 मिनट में उसके आंसर भी दिमाग में बना देते हैं या हल्का सा उसी पेपर के ऊपर टिक लगा देते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है कि जैसे ही टाइम शुरू होता है, असल टाइम 7 स्टार्ट होते हैं, तो वो सबसे पहले उस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। ये है एक अप्रोच जो कि अच्छी है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप सब्जेक्टिव पोर्शन से स्टार्ट करें, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते रहें, 1 बाय 1 करके। सवाल के अंदर डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करें वो सवाल जो कि आपने पहले घंटे में करने हैं, और वो सवाल कौन से होने चाहिए भला? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कौन से? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। सर जी, किसी भी बी लॉ के पेपर में आप खोल कर देखिएगा, आपको 30 से 35 और कभी कभी 40 नंबर का पेपर बिल्कुल सीधा मिल जाता है, बिल्कुल सीधा। उसमें कोई टाइप 2 कोई टाइप 3 शामिल नहीं होता, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट लिखना होता है। और पहले घंटे में अगर आप 30, 35, 40 नंबर तक पहुंच जाएं तो अगला सफ़र आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप में एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ जाती है कि यार अब मैं इस 35-40 में से अगर 70% भी स्कोर कर गया हूँ तो मैंने 28, 30, 32 नंबर ले लिए। अब मेरी जंग कितने मार्क्स के लिए है? 18। आउट ऑफ कितने मार्क्स? 55, 60, 65। मैंने सिर्फ कितने हासिल करने हैं? 18। मगर ये 18 उस वक्त आप कर पाएंगे जब आपने सब्जेक्टिव पोर्शन को दिल से तैयार किया होगा। जितना अच्छा इसको लिख के आएंगे, पेपर आपका उतनी ही ज़्यादा चांसेस है कि पास हो जाएगा। इवन आपको सेकंड आवर में आइडिया हो जाता है कि मैं पास हो रहा हूँ या मैं फेल हो रहा हूँ, इंसान को पता चल जाता है।
बाद में वो भी परेशान होता है, यार आईकर ने मेरे साथ ज्यादती की है। अक्सर बच्चों को एग्जाम में बैठे बैठे आइडिया हो जाता है कि वो पास है या वो फेल है। ये बेस करता है उनकी तैयारी के ऊपर, ये बेस करता है कि वो उन 3 घंटों को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। शुरू करते हैं सर कि आपने इस पेपर को परस्यू कैसे करना है। जब भी पेपर आपके सामने आएगा आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या ढूंढने हैं, रट्टे वाले सवाल। और टिपिकली जो पहला सवाल आपको नजर आएगा एग्जाम में वो क्राइमिंग बेस्ड ही होता है। जैसे वो कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब करें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेन करें सर्कमस्टांसेस इन विच अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में बी फॉर्म्ड। टेक्निकली वो क्या लिखवाना चाह रहा है आपसे, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको डिफाइन कर दो और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की सारी सर्कमस्टांसेस बता दो। कितनी है, 5। वो जो चैप्टर नंबर 8 एक सफ़े का है ना किताब में, वो उसने मांग लिया फॉर 5 मार्क्स। आपने और कुछ नहीं करना, आंख बंद करके शुरू हो जाना। डिफाइन कर दिया और उसकी 5 आपने क्या बता दी, एग्जाम्पल्स, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज और क्या था, फाइंडर ऑफ गुड्स, क्वेश्चन क्या, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन और हो गया नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। वो 5 बातें आपने उठा के मेंशन कर देनी है एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो ये आप 5 नंबर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे उसने भी यही काम किया। सबसे पहले उसको डिफाइन किया और फिर लिखा है कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इन 5 तरीके से बन सकता है और वो उसने 5 बता दी। और चूंकि नंबर कम है तो आपको इतनी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने उसको डिफाइन करता जाना है कि व्हाट इज फाइंडर ऑफ गुड्स, व्हाट इज सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। वो सारी बातें आपने विद इन 2 to 3 लाइन्स करके रैप अप कर देना सवाल को। तो 5 नंबर का ये सवाल कितना नंबर निकाल सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ, 5। मगर 5 में से 5 आएंगे नहीं, 3 लगा लें, 3.5 लगा लें। ये उस बच्चे के लिए जो कि एवरेज पे खड़ा हुआ है, जो अच्छी तैयारी करके गया है, 4, 4.25, 4.5 तक निकाल सकता है। फिर पार्ट बी, ये कहां से आ गया, पार्टनरशिप से। क्या पूछ रहा है, लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। ये सवाल पास पेपर में करीब बहुत दफा आ चुका है। 8 बातें हैं और हर नंबर 0.5 है कि ये कौन सी 8 अथॉरिटीज हैं जो कि इम्प्लाइड पार्टनर अप्लाई नहीं कर सकता। याद करें कौन सी थी, आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता, केस को विड्रॉ नहीं कर सकता, फैसले को कबूल नहीं कर सकता, ओपन बैंक अकाउंट नहीं कर सकता। वो 8 बातें आपने 1 by 1 जस्ट लिख देनी है, उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, लिस्ट डाउन, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ वो आपने 8 बातें उठा के मेंशन कर देनी है, मगर नए पेज पे। 2A सेपरेट पेज पे होगा और 2B सेपरेट पेज पे होगा। तो 9 नंबर मुश्किल है क्या, ये 9 नंबर आसानी से आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। एक सेकेंड नुमान, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 9 मार्क्स, प्रीटी मच इजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन एक्ट, आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट्स दैट आर स्पेसिफिकली वॉइड इन दीज कंपटीशन एक्ट्स। कौन से होते हैं स्पेसिफिकली वॉइड, एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज। हाँ कंपटीशन एक्ट की बात हो रही है सर जी, कंपटीशन एक्ट कह रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कह रहा। ये बच्चों ने भी गलती की थी, इस तरह हम मार्क्स लूज करते हैं। कंपटीशन एक्ट में जाएं और मुझे बताएं कौन से एग्रीमेंट्स वहां पे एक्सप्रेसली वॉइड है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। फॉर हाउ मेनी मार्क्स यू हैव टू राइट इट डाउन, 6 नंबर। और नीचे क्या है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड और बताएं, कुछ भी नहीं, बस उसको डिफाइन नहीं करना फॉर 4 मार्क्स। डेफिनेशन याद है फंड की जी, बाद में भूल जाना है मैंने। तो 10 नंबर नीचे और 9 नंबर ऊपर। 19 नंबर अगर आपने पहले आधे घंटे में हासिल कर लिए हैं, आपका जैकपॉट लग गया।
और ऐसा जैकपॉट लगा है कि ये आपको कामयाबी की तरफ हमेशा लेके जा रहा होगा, आपको फेल नहीं करवाएगा ये जैकपॉट। ढूंढते हैं और सवाल हमें क्रैमिंग वाले जो मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1, 16, 17, 18 ये क्या है, 100% क्रैमिंग। यहाँ से लॉजिकल सवाल आईकैप में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 का सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस बताना है कि कैसे बिल पास होगा जब असेंबली सेशन में है बट रिजेक्टेड बाय द सेनेट। तो पूरा प्रोसेस नहीं बताना, सिर्फ वो हिस्सा बताना है जब सेनेट उसको रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद क्या होगा। 4 नंबर के लिए क्या होता है, वापस जाता है, उसके बाद क्या होगा, सिटिंग होगी, ज्वाइंट वो होगा, सेशन कॉल होगा, उसके बाद अप्रूवल होगी, फिर वापस जाएगा और एंड के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, वो सारी कहानी आपने बता देनी है। हाउ मेनी मार्क्स, 4 नंबर। तो 4 इधर है, 10 ऊपर है और 9 ऊपर है, कितने हो गए, कितने हो गए, 10 और 9 19 और 4 23 नंबर, सीधे सीधे 23 नंबर। इसमें कोई भी दूसरी बात लिखनी ही नहीं। 23 में से कितना नंबर निकाल देंगे पहले घंटे में, 20 आ सकते हैं, चले 18 कर लेते हैं। तो सर एज इट इज ही लिखना है, या इसको आ सकते हैं, मगर आपने फिर उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, आपने उसमें फिर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, आपने उसमें कुछ कटिंग नहीं करना, तब आ सकते हैं। कटिंग के मार्क्स ऐसा तो नहीं करते, मगर वो एक प्रेजेंटेशन को खराब कर देता है, जो कि ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ढूंढते हैं मजीद सवाल जो हमें बिल्कुल सीधे सीधे से नजर आ रहे हैं। ये देखें आखिरी सवाल, 24 के नंबर ऊपर थे और यहाँ पे कितने नंबर हैं, 11, कितने हो गए, 35। वही मेरी बात, 30, 35, 40 नंबर 100% क्या है, क्रैमिंग। हाँ जी, आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी, ये वो है जो आप कह रहे थे। अब पता है बच्चों ने आगे क्या कहा, मुझे याद आ गया। बच्चों ने कहा सर आई के आपने ना एक ही सवाल 2 दफा पूछा हुआ था, जो गलती आप भी कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे। कितने नंबर आए थे, हैं 40, तो गलती कहाँ पे थी, अभी देखते हैं। नीचे क्या है, डिफाइन द टर्म एजेंट, और बताना है कि अथॉरिटी ऑफ एजेंट कैसे डिटरमिन होती है। चैप्टर नंबर 10, वही 1 पेजर है, उठा के छाप दे। 35 नंबर का रट्टा, आप 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, 50 पूरे हो गए। इस 50 में से कम आपके 35 से 40 नंबर आने चाहिए इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, क्योंकि लॉजिकल सवाल आपको पास करवाने में हेल्प करता है। लॉजिकल सवालों से आप पास नहीं हो सकते, आप पास उसी वक्त होंगे जब आपके क्रैमिंग वाले सवाल आपको हेल्प कर रहे होंगे। लॉजिकल सवाल उनको पुश जरूर कर सकता है, मगर अल्टीमेटली जो करीब लेके जाएगा दैट इज योर क्रैमिंग, दैट इज योर क्रैमिंग। अपनी क्रैमिंग को थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर लें। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, देखें आईकैप अपने पुराने सवालों को बहुत दफ़ा रिपीट करता है। जितने सवाल क्रैमिंग वाले आपको मिले उनको कम से कम एक दफ़ा लिख लें, या एक दफ़ा नज़र से उतार लें कि यार ये सवाल फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं, और हमेशा से होते हैं। इसमें से भी आईकैप ने गालिबन इस 35 में से भी कोई 20-25 नंबर पहले पूछ रखे हैं, तो देयर इज द चांस कि आपको भी ऐसा ही कुछ एग्जाम में भी नजर आ जाए। अच्छा, फिर हमें पता है कि चैप्टर नंबर, अगर मैं बात करूँ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 2 आसान है, 3 ओके है, 4 में से लॉजिकल सवाल आ सकता है, 5 में से लॉजिकल सवाल बना सकता है कंटिजेंसी में से, 6, 7 और 9 को वो जोड़ता है। 6, 7 कौन से बोला, परफॉर्मेंस, और 9 क्या है, ब्रीच। 8, 10 ये क्रैमिंग में कवर हो जाते हैं, उसने कर भी दिए। फिर पार्टनरशिप में से चैप्टर नंबर 11 क्रैमिंग है, 12 सेमी क्रैमिंग है और 13 लॉजिकल है। 14, 15 में से 14 लॉजिकल है और 15 सेमी लॉजिकल है। कुछ हिस्सा क्रैमिंग वाला है और कुछ हिस्सा उसका लॉजिकल है। और पीछे
16, 17, 18 तो है ही क्या 100% क्रैमिंग। आपने करना ये है कि जब आप लॉजिकल सवाल की तरफ मूव करें तो आपने पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है। द क्वेश्चन इज कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा आता है, मुझे पार्टनरशिप अच्छा आता है, या मुझे नेगोशिएबल अच्छा आता है। उसके सवाल कोशिश करने के पहले स्टार्ट करें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप हो। ये नहीं करना कि 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस में करते चले आ रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मगर उस वक्त जब आपको हर एरिया के ऊपर अच्छी ग्रिप हो तो आप इसको सॉर्ट करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी आती है और क्या चीज़ खराब आती है, उसके मुताबिक आप इसको लेके चलें। जैसे फर्ज करें ये सवाल है मेरे पास, कौन सा, पेंटागन, फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 4 पार्ट हैं, 4 4 4 नंबर के। आइए इसको देखते हैं। पार्ट ए, पेंटागन डीलर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। अभी सवाल किसका होगा, पार्टनरशिप का। एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, साद, मोना, जैन आर पार्टनर्स इन पीडी, जो कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों 33.33% की प्रॉफिट शेयरिंग करते होंगे। पहला पार्ट, अ कार रेसिंग चैंपियनशिप इज प्लान टू बी हेल्ड इन कराची ऑन 31 मार्च। ऑन 1 जनवरी पीडी एंटर्ड इनटू मार्केटिंग कोलैबोरेशन विद अ कार रेसर, जिसका नाम क्या है, स्फेयर राइडर, फॉर 2 million। Under the collaboration, PD also promised to deliver a brand new sports car to SR अगर वो फिनाले जीत गया। However, on 1 March, Zan cancelled the sports car initiative on PD's behalf when the car prices increased sharply। अब ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ था, पार्टनरशिप फर्म, रिक्वायरमेंट किसकी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ऐसा भी कर जाता है। देखें मैं बताऊं, हर पार्टनरशिप के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होंगे वो किस लॉ के तहत चल रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत चल रहे होंगे। तो एकदम से बच्चा परेशान हो सकता है कि सवाल शुरू किससे हुआ था, पार्टनरशिप से, कन्वर्ट किस पर जाके हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। मुझे बताइए, अगर आपने वादा किया हो कि हम आपको एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे और सब्सिक्वेंटली आप कहें कि नहीं चूंकि चीज़ महंगी हो गई है तो मैं उससे बैकआउट कर रहा हूँ, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये चीज़ अलाउ है कि नहीं है, ये चीज़ अलाउ नहीं है। मगर इस सवाल में एक और प्रॉब्लम है। अगर मैं सवाल को गौर से देखूं ना तो वो कहता है पीडी ऑल्सो प्रॉमिस टू डिलीवर अ ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार इफ इट विंस द फिनाले ऑफ चैंपियनशिप। कंटिंजेंट नहीं कर दिया उसने। क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, बताएं, क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, क्या कहते हैं, है कि नहीं है, कैसे है? सर वो उस कॉन्ट्रैक्ट रिलाई करता है कि अगर वो कंपटीशन जीतेगा तो वो देगा, जीतेगा तो मिलेगा। ये एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, तो दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहले आप ये बताएंगे कि पीडी के दरमियान और एसआर के दरमियान ये जो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कंटिंजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि उस वक्त गाड़ी मिलेगी जब ये जीतेगा। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर अनसर्टन इवेंट की, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर अनसर्टन इवेंट की। क्या ये वेजर है? ये वेजर नहीं है, क्योंकि ये उसी से रिलेट कर रहा है। आपको शायद याद पड़े, हम क्लास में भी इसकी एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि अगर बाबर आजम सेंचुरी करेगा हम उसको एक गाड़ी देंगे, एक घर देंगे, एक प्लॉट देंगे, या उसको 1 करोड़ रुपए का चेक देंगे। तो पीसीबी का भी अपना मुफाद है उसकी सेंचुरी में, और बाबर आजम ने ही सेंचुरी स्कोर करनी है और तभी उसको पैसे मिलेंगे। कोई अलग से 2 पार्टीज अगर घर बैठ के ये कहें कि यार अगर बाबर आजम सेंचुरी मारेगा ना तो मैं तुम्हें आज खाना खिलाऊंगा, ये वेजर है जिसमें उन पार्टीज का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस सेंचुरी के साथ नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये बात क्लियर करनी है कि ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। 4 में से 1 नंबर इस चीज का होगा। अब मुझे आगे बताएं, क्या ये कैंसलेशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं। मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अगर वो जीत जाता है तो फिर तो नहीं मानेगा। अगर वो जीत जाता है तो फिर तो डेफिनेटली उसको वो चीज देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर जीतता नहीं है तो वो बच जाएंगे, तो उनको गाड़ी डिलीवर करनी नहीं पड़ेगी। मगर किसी भी टाइम पे गाड़ी महंगी होने की वजह से अगर आप बैकआउट कर रहे हैं तो ये बात गलत है।
कौन सा रूल था यहाँ पे, मुझे रूल बताएं। हाँ, एक लिस्ट थी, सब्सिक्वेंटली अगर वाइबल ना रहे, सब्सिक्वेंटली अगर आपको उससे लॉस हो रहा हो, तो लॉ कहता है कि मुझे इसकी परवाह अब नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लिए ये कॉस्टली हो गया है और तुम उसे बैकआउट कर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो हार जाता है बेचारा तो फिर तो गेम ही ओवर होगी ना। तो ये सारी बात आपने करनी है फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, रेमेडीज क्या होंगी, सवाल तो पूरा ये है, अभी तक तो हमने इवेल्युएट किया है, रेमेडीज क्या होंगी। अगर जीत जाता है और उसको गाड़ी नहीं मिलती फिर क्या रेमेडीज है। वो सर उस गाड़ी के बराबर उसको पैसे देगा या गाड़ी देगा। और अगर ये बैकआउट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डैमेज पड़ेगा या स्पेशल पड़ेगा। ऑर्डिनरी पड़ेगा, स्पेशल नहीं पड़ेगा। और ऑर्डिनरी कैसे पड़ेगा, उतनी ही अमाउंट की कोई चीज मुझे उसको देनी पड़ेगी, उतनी ही अमाउंट की चीज मुझे उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके हम इससे बाहर आएंगे। पार्ट ए क्लियर है, पार्ट बी पढ़े जरा। यस, तो अभी क्वेश्चन लिखेंगे 5A, तो ऊपर लॉ लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे अंडर द प्रोविजन। पहले आप जब कंटिजेंसी को बता रहे हैं ना, तो उसका पर लॉ आ जाएगा, फिर आप बताएंगे कि इन दिस सिनेरियो, इस डेफिनेशन के तहत दोनों के दरमियान एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। पहली बात खत्म हो गई। फिर आप बताएंगे परफॉर्मेंस में वो वाला पॉइंट कि आपने अगर एक दफ़ा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अगर फ्यूचर में वो वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या पे करना पड़ेगा, डैमेजेस, वो बात बता दी। फिर आपने इस सवाल को एक्सप्लेन करते हुए वहां तक लेकर आना है, और एंड पे क्या बता देने हैं, उसकी रेमेडीज जो कि उसको मिल रही होंगी। पार्ट बी देखें। साद एंटेड इनटू अनदर पार्टनरशिप जिसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर टूवर्ड्स। याद करें जरा, पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा था, एक पार्टनर एक ही टाइम पे 2 जगह पे काम नहीं कर सकता, मगर उस वक्त नहीं कर सकता कि जब दोनों का बिजनेस सेम हो, और उस वक्त नहीं कर सकता जब पहला बिजनेस उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा हो। ये बात जेड में रखनी है। अच्छा, अब ये काम कर रहे हैं टूअर्स का, और असल इनका काम क्या था, ऑटोमोबाइल्स का, तो दोनों का काम सेम तो नहीं है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये टूर बनाते हैं, टूर को अरेंज करते हैं। हाउएवर साद डिड नॉट इन्फॉर्म मोना एंड जैन रिगार्डिंग दिस न्यू पार्टनरशिप वेंचर। ये इसने गलत कर दिया, इसने कॉन्सेंट बाकियों की नहीं ली, इसको कॉन्सेंट लेनी चाहिए थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months टीटी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10 million। इसकी फर्म जो नई फर्म है उसको 10 million का प्रॉफिट हो गया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिटरमिन साद की लाइबिलिटी टुवर्ड्स मोना एंड जैन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि टीटी ने अर्न किया है। क्या ये 10 million का प्रॉफिट इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मसला यही है। नंबर 1, इसकी कॉन्सेंट है, इसकी कोई कॉन्सेंट नहीं है। दूसरा, ऑल दो बिजनेस सेम नहीं है, ऑल दो बिजनेस इनका सेम नहीं है, मगर हो सकता है कि ये दोनों पार्टनर्स कह दें कि भाई इसकी गैर मौजूदगी से हमारे बिजनेस को क्या हो गया था, लॉस हो गया था, मगर वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अब ये इसका हमें शेयर मिलना चाहिए। अब बताएं आप लोग क्या करेंगे। और अगर ये साबित हो जाए कि इसके जो बिजनेस कनेक्शंस हैं उसको यूज करते हुए इसने इतना प्रॉफिट अर्न किया, फिर क्या होगा, फिर आप उसको शेयर कर रहे होंगे, फिर आप उसको शेयर कर रहे होंगे। तो अच्छी बात क्या थी कि ये उनसे पहले एक दफा पूछ लेता, कॉन्सेंट हासिल कर लेता, क्योंकि कॉन्सेंट भी नहीं है, बेशक बिजनेस चेंज है, कॉन्सेंट इससे नहीं ली थी। और अगर ये साबित हो जाए कि इसी के बिजनेस कनेक्शंस को यूज करते हुए इसने ये प्रॉफिट अर्न किया है, तो फिर ये लायबल हो सकता है इस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए टू मोना एंड जैन। और क्या 10 का 10 मिलियन, या जो इसका हिस्सा होगा वो शेयर करेगा, जो इसका हिस्सा होगा वो शेयर करेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है। पार्ट सी पढ़े। सर एक तो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, पहले एग्री कर देते हैं कि वो कोई भी बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता, तो
फिर अगर वो एग्री किया था तो फिर कंसेंट लेनी जरूरी थी, अगर वो नहीं एग्री किया फिर जा सकता था। वो तो बाय डिफॉल्ट ये होती है कि आप किसी भी टाइम पे किसी और पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट रूल होता है। पार्ट से ही पढ़े। मोना ओन्स अ, पढ़े जरा शाबाश, टाइम शॉर्ट है। Mona owns a 500 square yard plot in commercial area on which she intends to construct a grand car showroom. मोना कौन थी इनकी? पार्टनर। मोना के पास एक 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है जिसपे वो अपना एक शोरूम खोलना चाहती है अपने नाम पे। अच्छा, ये 500 यार्ड का प्लॉट पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है? बताया हुआ, इन हर ओन नेम। ये इसकी अपनी चीज है जिसको इसने अभी पार्टनरशिप के नाम पे नहीं किया था और उस पर ये अपना सेटअप करना चाहती है। टू कवर द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस उसने लोन लिया बैंक से। सिक्योरिटी के लिए उसने क्या किया? एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन सीबीएल्स चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ओवर मोनास इंटरेस्ट इन पीडी। बैंक ने चार्ज क्रिएट कर दिया है उसके इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि कहां से मिल रहा है इसको? पार्टनरशिप से मिल रहा है। अब बताइए कि क्या राइट्स होंगे बैंक के और क्या लिमिटेशंस होंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडी? सोचें। अगर ये मोना उसको पैसे टाइम पे नहीं देती तो क्या बैंक उसके प्रॉफिट्स को काबू कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि इसने चार्ज किस पे क्रिएट कराया है? अपने प्रॉफिट्स पे किया। इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट ही है ना। उसके प्रॉफिट पे उसने चार्ज को क्रिएट करवा दिया, तो वहां से तो उसको फायदा हो जाएगा। लिमिटेशंस क्या क्या होंगी? ये ट्रांसफरी वाला पॉइंट है, ये ट्रांसफरी वाला पॉइंट है। याद करें वो पॉइंट क्या था? किताब है किसी के पास? जरा खोलें और ट्रांसफरी पे जाएं, उसकी पहली लाइन पढ़ें। ये एग्जैक्ट उसने ट्रांसफरी का कॉन्सेप्ट पूछा है आपसे। खोलें किताब, खोल दें। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफरी वाला। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें एक बंदा अपना प्रॉफिट जो कि उसको आ रहा होता है फर्म से, वो बैंक के नाम कर देता है और तुम मुझे लोन दे दो, अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो तुम उससे पैसे हासिल कर सकते हो। तो दैट इज ट्रांसफरी का कॉन्सेप्ट। और इसमें बैंक अपने आप को पार्टनर बना सकता है? नहीं बना सकता। तो नीचे कुछ लिमिटेशंस लिखी हुई हैं जो कि बैंक के ऊपर इंपोज होंगी। वो कौन सी है? कि ये अकाउंट्स को नहीं देख सकता, अकाउंट्स को मांग नहीं देख सकता, और इसको हम पार्टनर कह के नहीं पुकारेंगे, और ये प्रॉफिट को चैलेंज भी नहीं कर सकता। मगर जब ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर ये अकाउंट्स को मांग सकता है, तो तब उसका क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। तो ये 4 नंबर के लिए उसने और कुछ नहीं पूछा, ट्रांसफरी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया। अब मजे की बात आपको बताता हूं, इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा इन पास्ट पेपर्स, 3 से 4 दफा पूछ चुका है सेम वर्डिंग्स के साथ। वहां पे भी वो चार्ज क्रिएट करवाता है, बिल्कुल सेम वर्डिंग्स है, फॉर 4 मार्क्स। और ये रिसेंटली आया हुआ है, 16 के बाद का सवाल होगा, देखिएगा जाकर। पॉइंट डी देखें, पॉइंट डी पढ़े जरा। पीडी सोल्ड अ गाड़ी। अब देखें ये सवाल ना कॉन्ट्रैक्ट का है ना पार्टनरशिप का, किसका सवाल है? नेगोशिएबल का। तो एक ही सवाल में एक पार्ट पूछा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 2 पूछे पार्टनरशिप के, और आप पूछ रहे, जरा पढ़े। पीडी सोल्ड अ Mercedes-Benz and in exchange customer issued a cross check generally of 50 million in favor of PD. Zen was concerned for the safety of check, so he added the word not negotiable between the two parallel lines. चैप्टर कौन सा जा रहा है? 14 या 15? चैप्टर कौन सा है? 15। चेक की बात हो रही है, क्रॉसिंग की बात हो रही है। अल्लाह के बंदे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सप्लेन करें
कि इस स्पेशल क्रॉसिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा उस चेक के ऊपर। तो नॉट नेगोशिएबल वाला पॉइंट आपने लिख देना और सिर्फ वो लिखने के बाद कहना है कि जो ये चेक उसको मिला है नॉट नेगोशिएबल वाला, वो अब किसी और के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। सिर्फ किसके अकाउंट में जाएगा? जिसका नाम लिखा हुआ, जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी के उस रेलेवेंट बैंक अकाउंट में जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। आप जरा गौर कीजिएगा, इसी तरह का सवाल प्रॉपर इसी पैटर्न पे ICAP ने एक दफा पहले भी पूछा हुआ है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो। उसमें वो काम करता है उसका कपड़े का। दिखाना जरा किताब, ये कौन सी है? ये बहुत पुरानी, ये नहीं, आपके पास कौन सी है? ये दिखा, इसमें होगा, मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। और उसमें एक सवाल था प्रॉपर्टी ऑफ फर्म पार्टनरशिप में से, है बिल्कुल सेम पैटर्न पर सवाल है ये। आप जरा जाएं चैप्टर नंबर 12 पे आए, उसके सवालों में आइएगा। इसका ए पार्ट चेक करें। ट्वेल्व का ए पार्ट मिला आपको? पेज 197, चैप्टर नंबर 12, ऑटम 22, क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A। नोमान। एक हिस्सा आपको मिलेगा चैप्टर 6 और 7 में। एक हिस्सा पार्टनरशिप का, एक हिस्सा निगोशिएबल का और एक हिस्सा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस तरह के सवाल भी आप इसको एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आते हैं नोनागोन। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। सवाल पढ़े सर, फोकस सामने, 3 नंबर के लिए पार्ट ए पढ़े जल्दी से। नोनागोन, क्या कह रहा है पार्ट ए में? मुझे आपने बताना है चैप्टर कौन सा है, मुझे आपने बताना है कॉन्सेप्ट कौन सा। चैप्टर कौन सा? 6। टॉपिक कौन सा? उसमें क्या? नहीं नहीं, करीब करीब हो। सर जी, NB एग्री टू परचेज 15,000 मेडिकल बुक्स वर्थ ₹50 million फ्रॉम हेप्टागॉन पब्लिशर्स with the delivery scheduled for 25 February. NB promised to provide bank guarantee as security for the payment. However, SP did not deliver the books on the agreed delivery date because NP did not provide the guarantee. Subsequently, NB ने उसके ऊपर केस कर दिया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, claiming that since the books were not received, the bank guarantee was not provided. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है कि आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
जब एक बंदा दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये कब होता है? जब ऑर्डर डिसाइड हुआ हो। मगर यहां पे कोई ऑर्डर डिसाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो नॉर्मल रूल क्या होता है? जो उस बिजनेस का तरीकेकार वैसे ही चलेगा, जो उस बिजनेस का तरीकेकार है हम उसको वैसे ही यूज करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि नहीं है? या एक का वादा दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहा है? क्या पहले की कंसिडरेशन दूसरे का वादा बन रहा है? इज इट अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? ऐसा ही है ना, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। और कोई ऑर्डर फिक्स हुआ हुआ? नहीं हुआ हुआ। तो जब कोई ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ हुआ तो ये किस ऑर्डर में होगा? जो नॉर्मल इस तरह के बिजनेस में अप्लाई होता है। तो नॉर्मली क्या होता है? पहले गारंटी होती है या पहले सामान आता है? पहले गारंटी होती है, पहले पेमेंट होगी फिर सामान आएगा। तो ये तो मसला आ रहा है। उसने केस कर दिया है क्योंकि गारंटी, क्योंकि सामान नहीं आया तो मैंने गारंटी नहीं दी। तो होना क्या चाहिए था कि पहले पेमेंट सिक्योरिटी होती और उसके बाद सामान आता। अगर आपने कुछ बाहर से इंपोर्ट करना हो तो पहले आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको सामान डिलीवर होगा। अच्छा, अगर आपने पेमेंट नहीं करनी तो आप क्या करते हैं? आप बैंक से कहते हैं कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए, एलसी दी जाए कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो जिम्मेदार कौन होगा? बैंक होगा, और फिर सामान आपको वहां से डिलीवर किया जाता। तो इस केस में मुझे बताइए, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी बन गई है? एनबी या एचपी? एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? हाँ, तो एनबी है। फिर एनबी इज लायबल टू एचपी, और एग्रीव्ड पार्टी कौन है? एचपी। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? एचपी। लायबिलिटी किसकी बन गई है? एनबी की। अब वो इसको कंपनसेट करेगी फॉर एनी लॉस और डैमेज। कोई भी लॉस हो, कोई भी डैमेज हो, एनबी की ब्रीच की वजह से अब ये इसकी पेमेंट की जाएगी। पार्ट बी देखें जरा, दोनों सिनेरियो में भी कर सकते हैं। दोनों बता देंगे, दोनों में आ सकता है। इस तरह करते हैं, पहले वो बुक्स आती फिर वो गारंटी। नंबर असल में ना नंबर 3 है, और वो जिस एंगल में जा रहा है ना, कोशिश करो कि उसका रिवर्स ही बता दो। क्योंकि अगर वो इसी एंगल में रख रहा है तो फिर तो उसकी बात ठीक है, फिर वो सवाल बना क्यों रहा है? एक ये मसला भी होता है। हाँ जी, पार्ट भी देखें जरा, 4 नंबर का सवाल है। इसका बड़ा ही प्यारा आपको जवाब मिलेगा किताब से, अगर आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए हैं तो। असल पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट तक जाना, वो बताएं कौन सा? कॉन्सेप्ट बताओ। चलो, एनबी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ओपी फॉर 1000 कॉपीज ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट ऑटोबायोग्राफी विद अ डिलीवरी डेडलाइन ऑफ 2 मार्च। टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनबी ने इन्फॉर्म किया है ओपी को ऑफ इट्स इंटेंशन टू सेल द ऑटोबायोग्राफी। वो कहता है मैंने एग्जीबिशन में बेचनी है। कब बेचनी है? 3 मार्च को, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा कितना? 5 मिलियन का। हाउएवर ड्यू टू अनफोर्सिन डिलेज, ऑर्डर कब आया? 4 मार्च को, और कब आया? रात के 11 बजे। तो तकरीबन ये 5 मार्च में ही चला गया। ठीक है, कब आया? जब एनबी का वेयर हाउस वॉज स्टिल ओपन फॉर स्टॉक काउंट। अब एनबी का वेयर हाउस ओपन है अपने रीजन की वजह से, इनके लिए तो खोल के नहीं बैठा, और ये लेट भेज रहे हैं सामान। तो मुझे बताइए, जब टाइम एसेंस हो और दूसरे बंदे को कम्युनिकेट किया हो तो वो टेबल काम नहीं आएगा जो कि किताब में आपको बना हुआ है। जरा खोले वो टेबल खोले जो आपको किताब में मिलता है, टाइम इज एसेंस वाला, चैप्टर 6 है ना, निकालें जरा।
अब देखा जाएगा कि एनबी उसकी डिलेड परफॉर्मेंस को कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो उसको एट द टाइम ऑफ रिसीविंग बताना पड़ेगा, अगर वो उससे कोई स्पेशल डैमेज चार्ज करना चाहता है। अदरवाइज ऑर्डनरी डैमेज तो उसको पे करना ही पड़ेगा। और अगर रिसीव नहीं करता तो फिर क्या होगा, उसको ऑर्डनरी डैमेज पे करना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्पेशल डैमेज, अगर उसको कम्युनिकेट किया गया था। तो मुझे बताइए, इस सवाल में उसको बताया कि डिलीवरी डेडलाइन क्या और मुझे कितने का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, 5 मिलियन का, तो उस पे स्पेशल डैमेज भी पड़ जाएगा। और ये कहना कि हमने तुम्हें किताबें दी जब तुम्हारी दुकान खुली हुई थी, ये बात गलत है, क्योंकि ये अपने लिए बैठे हुए थे, उसके इंतजार में नहीं बैठे हुए थे। उसका वेट कर करके वो 4 मार्च रात 11 बजे तक अपना काम करना शुरू हो गए थे। और उस तक डिलीवर कब करना था, 3 मार्च को। एक मजे की बात ये है, एग्जैक्टली ऐसा सवाल मौजूद है, एग्जैक्टली सिर्फ करेक्टर्स चेंज है और किताबें चेंज है। यस, पार्ट सी पढ़े। पार्ट सी देखें, एनबी का वेयर हाउस रिमोट एरिया में है। पार्ट सी पढ़े, तसल्ली के साथ पढ़े। एनबी का वेयर हाउस रिमोट एरिया में, यानी कि बहुत दूर है। रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री। Upon further inquiry, it was revealed that Moise, the warehouse manager, was involved in the theft of inventory. Subsequently, Moise agreed to pay the price. जब उसने प्रॉमिस किया कि तुम मेरे खिलाफ केस ना करना। याद करें, इस तरह के 2 सवाल हैं। कैशियर कैश चुराता था, एम्बेजलमेंट होती थी, फिर जिसका कैश चुराया गया है वो कहता था कि तुम अगर मान जाओ तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं। ये वही सवाल है। टॉपिक कौन सा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर 3 मार्क्स। तो टॉपिक तक पहुंचना भी एक बड़ी आर्ट है। अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं फिर आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक सवाल मुझे मिल रहा है प्योर पार्टनरशिप का, 7 नंबर का और 5 नंबर का। इस पर रेंट पे आते हैं। मैं पहले ख़त्म कर लूँ सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ जी, 8A ज़रा पढ़ें, 8A को रीड करें। 8A पढ़िएगा। Rectangle Pharmaceuticals offered to sell 1000 cartons of life-saving drug at a discounted price to CM and requested a confirmed purchase order by 7 मार्च। RP received CM का रिस्पॉन्स लेटर ऑन 5 मार्च confirming the order। तो बताइए, ऑफर्ड प्राइस पे आ गया था। mentioning the purchase order would be dispatched within a week। letter was accompanied with a check for advance। बताइए, evaluate करें CM का रिस्पॉन्स टू द ऑफर, क्या एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई, ये बताना आपने। फिर देख लें, तो तसल्ली से देख लें। काउंटर ऑफर तो हो रही है, कैसे हो रही भला, 1000 और 500। ये एक बात तो ये होगी। तो क्या उसने वो रेलेवेंट मोड भी फॉलो किया जो उसको कहा गया था? क्या उसने खत भेजा भी है? नहीं भेजा। देखिए हो क्या रहा है, आरपी ने ऑफर की कि 1000 कार्टन सेल करो ऑफ अ लाइफ सेविंग ड्रग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड रिक्वेस्टेड अ कंफर्म्ड परचेज ऑर्डर बाय 7 मार्च। उसने क्या मांगा है उससे? एक कंफर्म परचेज ऑर्डर। जो रिस्पॉन्स दिया है, आरपी रिसीव्ड सीएम्स रिस्पॉन्स लेटर ऑन 5 मार्च कंफर्मिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑफ 500 कार्टन। ये क्या हो गई? काउंटर with the offer price mentioning that the purchase order would be dispatched within a week। उसने क्या कहा था कि साथ भेजना। ये कह रहा है कि कब हम सेंड करेंगे आपको? आफ्टर अ वीक।
तो जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन में मीट नहीं हो रही है और उस मोड पे पूरा नहीं हो रहा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉपिक कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है। अब आप मुझे बताएं है या नहीं है। नो सर। तो जो उसने चेक भेजा उसका क्या करें? ऑप्शन भेजे पीबी। अब उसके बाद ऑप्शन हो गई है। अब ऑफर और ऑफरी आपस में स्वाइप हो गए हैं। वो कबूल करता है 500 का तो ठीक है रख लेगा, नहीं करता तो वापस भेज देगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। पार्ट बी देखें। पहले चैप्टर 2 से जाना बस। जी जी, पार्ट बी देखें। Square research is in the process of पढ़े पढ़े शाबाश। चैप्टर कौन सा है? पहले मुझे ये बताइए विच चैप्टर इट इज। हाँ ना चैप्टर 3 है। ना 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 ना, ये दो से मिक्स हो गया आ रहा है। पहला पैराग्राफ किस चैप्टर की तरफ आपको लेके जा रहा है? पहला पैराग्राफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहा है। देखिए, स्क्वायर रिसर्च इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मेडिकल डिवाइस विद अ रेडियो सेंसर टेक्नोलॉजी। इन जनवरी 24 SR एंटेड इनटू एन एग्रीमेंट विद क्रिस्टेंट फार्मास्यूटिकल्स अंडर विच CP एग्रीड कि वो परचेज करेंगे 5 लाख यूनिट्स ऑफ दैट मेडिकल डिवाइस इफ SR obtains रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द ड्रैप। CP ने एडवांस में 10 मिलियन पे कर दिया। अगर इतना ही सवाल होता और ड्रैप उसको अलाउ ना करे तो क्या ये एडवांस वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? एडवांस वापस से रिकवर हो जाएगा, एडवांस वापस चला जाएगा। रेस्टिट्यूशन याद है? सॉरी, रेस्टिट्यूशन याद है? रेस्टिट्यूशन क्या क्या था? जो कुछ आपने लेन देन की हुई है वो सारी की सारी वापस हो जाएगी। नीचे कह रहा है इन फरवरी 24 SR initiated the approval process with DRAP. However, before the approval was granted, Ministry of Health revised its guidelines and banned the use of radio sensor technology. जब शुरू किया था तब वैलिड था, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है? वॉइड हो रहा है। ये चैप्टर 3 बनेगा। ऊपर तक 5 था, नीचे तक 3 हो गया। SR incurred रुपीज 12 मिलियन फॉर obtaining the approval। ये 12 मिलियन का क्या होगा? ये एक्सपेंस है, ये रिकवर नहीं होगा। मैं एक सवाल याद कर रहा हूं, एक सवाल आपको मिलेगा सौलत एंड वजीर वाला। ये वो है जिसपे वो स्पीड बोर्ड बेचता है और बाद में सब्सिक्वेंटली उस पर बैन लग जाता है। इसमें बस स्पीड बोर्ड नहीं है, इसमें क्या है? मेडिसिन है। ये भी कॉपी पेस्ट सवाल है। ऊपर वाला भी कॉपी पेस्ट है। अभी 10 मिलियन वापस करेगा। 10 वापस होगा, 12 वापस नहीं होगा। तो उसका एक्सपेंस तो साइन करके दो। हाँ, वो खत्म हो जाएगा, 10 वापस होगा जो एडवांस के तौर पे दिया हुआ। सवाल नंबर 9 देखें। थोड़ा सा बढ़ाकर मैं कर देता हूँ सर, मुझे पहले बताते आप, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब ओके।
राशिद एक रीनोन्ड बरिस्टा। अब बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बरिस्टा क्या होता है। आप समझ लें कि एक दुकानदार एक कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है अपने कैफ़े में, यानी कि वो दिखा रहा है कि हम अपनी इस मशीन से कॉफ़ी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसने एक मॉडल जो कि दिखा रहा था इटली के अंदर, उससे आयशा बड़ी इम्प्रेस हुई और ख़रीद लिया। कितने का? 2 लाख रुपए का। राशिद ने उसको मुबारकबाद दी और उसको बताया कि ये 5000 कॉफ़ी कप्स निकाल सकता है। परचेज करने से पहले बताया, बाद में बताया? बाद में बताया। राशिद कॉन्ग्रेचुलेटेड आयशा एंड स्टेटेड दैट द मशीन वुड ब्रू 5000 कप्स। इससे पहले वो खरीद चुकी थी। के बाद यानी कि आयशा ने क्या इस फिगर से इंप्रेस होके ये मशीन बाय की है? नहीं। अब अगर बाद में वो 5000 कप्स ना प्रोड्यूस करे तो क्या हम ये कहेंगे कि उसने उसके साथ फ्रॉड किया? फ्रॉड कब होता? जब इसकी स्टेटमेंट उसको इंप्रेस कर रही होती और वो उसकी वजह से ये मशीन बाय करती। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है? मशीन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गई है और वो सिर्फ कितने कप्स बना रही है? 500 बना रही है। वो लेके गई इसको सर्विस सेंटर, वहां पे कितना खर्चा आया? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए रिकवर होगा? नहीं कवर होगा। आपने चीज गौर की है, चैप्टर 9 जो है ना वो जगह जगह में फिट कर देता है। सवाल परफॉर्मेंस का होगा, साथ कह देगा बताओ रेमेडीज, क्या डैमेजेस होंगे। अब ये सवाल फ्रॉड का है, साथ उस लाख रुपए का फंड डाल दिया। तो चैप्टर 9 को किसी भी टाइम पे किसी भी सवाल में पार्ट बी के तौर पे फिट किया जा सकता है। एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कि आप इसके साथ क्या रेमेडी देंगे, तो आपको वो आनी चाहिए। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था। अब इसमें जो रेमेडीज कोई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसकी हेडिंग देंगे अलग से रेमेडी? हाँ जी बिल्कुल देंगे। अब नीचे लिखेंगे नो रेमेडी। एग्जैक्टली, हेडिंग देंगे, उसको बताएंगे, फिर आप अपना जवाब लिखेंगे। और लॉ में सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपने कंक्लूड करना होता है। आप उसको ओपन नहीं छोड़ सकते, आपको अपना फैसला लाजमी देना है। हम कहते हैं LED, लॉ, इवेल्युएशन या एक्सप्लेनेशन और डिसीजन। वो डिसीजन दिए बगैर आपका पेपर पूरा नहीं होता। हाँ जी, 4 सॉफ्टवेयर्स, इसको देखते हैं। ये सवाल किसका है भला? पार्टनरशिप का। तो इसको पहले देखते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब सवाल शुरू करें, जरा तसल्ली से कीजिएगा, बहुत आराम से। 4 सॉफ्टवेयर्स। फोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इनका नाम क्या है? अली, फवाद, शाकिर और जिया ने एक कंपनी शुरू की, एक फर्म शुरू की जिसका नाम रखा ट्रेपेजॉइड डेवलपर्स इन मार्च 2021, एग्रीइंग टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस फॉर 3 साल। 3 साल से क्या शो हो रहा है हमें? ये पार्टनरशिप कौन सी है? पर्टिकुलर या एट विल? ये पर्टिकुलर है, 3 साल के लिए। सर ये इसमें टाइम ही होता है या पर्पस भी? पर्पस भी होता है, पर्पस भी होता है, दोनों एड वो होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ ईयर 24, TD started receiving an increasing number of contract for software development। ठीक है, अच्छी बात, उनका बिजनेस ही है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अली एंड फवाद नाउ विश टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बियॉन्ड द 3 years। वो चाहते हैं कि 3 साल से ऊपर चले जाए और इसके लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है एक प्रपोजल, और वो अपने साथ इस बिजनेस को भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ लेके आना चाह रहे हैं हार्डवेयर भी।
अभी वो डील कर रहे थे IAS 38 में, अब वो साथ क्या लेकर आना चाह रहे हैं, IAS 16। अगर मैं काउंटिंग में बोलूँ तो हार्डवेयर क्या होता है, इक्विपमेंट, IAS 16, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटेंजिबल, IAS 38। तो अभी तक वो 38 में थे और अब वो कहते हैं हमने क्या करना है, हार्डवेयर भी करना है। प्रपोजल कुछ इस तरीके से है, नज़ीर को लेकर आएंगे जो कि एक एक्सपर्ट है एज अ पार्टनर हु विल लुक इनटू ऑल द हार्डवेयर रिलेटेड मैटर्स। हम एक हार्डवेयर स्टोर को एक्वायर करेंगे विद ऑल द अरेंजमेंट्स नेसेसरी हार्डवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सेटअप करेंगे एक नया डिवीजन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। Shakir is concerned that even if all the partners accept the proposal, the business cannot continue under TD's name and therefore partnership firm should be एक नई partnership हमें करनी चाहिए। He is also not in favor of starting development of customized mobile applications. Zia ने argue किया है that TD should not pursue hardware business due to increasing exchange rate and diminishing purchasing power of consumers. Under the provisions of the Partnership Act, evaluate the response received from the TD's partner and assess करें their possible effects on implementation of proposal। हाँ जी, 7 नंबर के लिए आपका समय शुरू होता है। अब थोड़ा सा इसको ज़रा इवेलुएट करें पहले खुद, और फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। पहले खुद इसको ट्राई करें, मैं इसको एक पेज पे ले आऊँ ताकि आप उसको रीड कर सकें। चलें अब करें। कंसर्न क्या है? Shakir is concerned that even if all the partners accept the proposal, the business cannot continue under TD name and therefore a new partnership firm should be formed। सिर्फ यहाँ तक मुझे बताइए, ये पार्टनरशिप 3 साल के लिए बनी थी, ठीक है। अगर इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, अच्छा बनी कब थी, मार्च 21 में, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, बाय द स्टार्ट ऑफ 24। तो मार्च से मार्च 22, मार्च 23 2 साल, और मार्च गालिबन में हो रहा हो। 3 साल गुजारने के बाद भी अपना कारोबार चला के रखते हैं, तो ये पार्टनरशिप एट विल से क्या बन जाएगी, और सॉरी पर्टिकुलर से क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो उसमें कोई मसला नहीं है। फिर नीचे वो कहता है कि ही इज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर में अगर कोई पार्टनर कहे कि मैं ये नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो वो भी विद इन द बिजनेस चेंज कर रहा है या नया बिजनेस लेकर आ रहे हैं, ये विद इन द बिजनेस है। नया वाला कौन सा है, हार्डवेयर का। तो विद इन द बिजनेस अगर चेंज करनी हो तो मैं ऑल पार्टनर से पूछता हूँ या मेजोरिटी से पूछता हूँ, मेजोरिटी से पूछता हूँ। अभी यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं, मौजूदा कितने हैं, 4, अली, फवाद, शाकिर और ज़िया। तो कम से कम कितने एग्री हों तो ये हम काम कर सकते हैं, 3। और पार्ट बी क्या है, हार्डवेयर के ऊपर बात हो रही है। हार्डवेयर का चेंज पूरा का पूरा बिजनेस का चेंज है। यहाँ पे मुझे ऑल पार्टनर्स की अप्रूवल चाहिए होगी, और अगर कोई एक भी मना कर दे तो क्या होगा, हम ये काम शुरू नहीं करेंगे। बट अगर बाकी एग्री हों तो वो फिर एक नई पार्टनरशिप बना लेंगे और उसमें किसको लेकर आएंगे, नज़ीर को। क्योंकि ये कब आएगा, जब ये हार्डवेयर का काम शुरू कर देंगे। जब ये काम शुरू ही नहीं कर रहे हार्डवेयर का, तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं है। जब ये कहेंगे कि मुझे हार्डवेयर का काम स्टार्ट करना है, तभी हम एक नई पार्टनरशिप खोलेंगे। अगर ये इनमें से कोई भी एक नहीं मानता तो फिर एग्जिस्टिंग फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप फर्म खुलेगी, किसके साथ, नज़ीर के साथ। और जो नहीं मान रहा था वो उसमें पार्टनर के तौर पे नहीं आएगा। ये भी सवाल पास पेपर का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोरोना के नाम से एक सवाल होगा, देखें जरा पार्टनरशिप में चैप्टर नंबर 13 में है गालिबन। दिखाएं जरा, मैं ढूंढ देता हूँ, आपको जल्दी मिल जाएगा। दिखाएं किताब दिखाएगा, दिखाऊं आपको।
क्रिप्टॉन। स्प्रिंग बायस क्वेश्चन नंबर 3। ये उसी पैटर्न पे बना हुआ है क्रिप्टॉन। इधर लेटर जाएगी, हाँ इधर लेटर जाएगी। हाँ, तो वहां पे भी यही है। एक है एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर वो कहती है कि मुझे रॉ मटेरियल सस्ता करना है, और पार्ट 2 ये है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो पार्ट 1 क्या हो जाएगा, चेंज इन करंट बिजनेस। उसके अंदर उसमें मुझे चाहिए मेजॉरिटी, और बाद वाले में मुझे चाहिए 100%। मिला? ये इसका जरा पार्ट भी देखें। आबिद, अ प्रपोज पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज इंक्वायर्ड यू अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन विच ही मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म एंड द सिचुएशंस इन विच द फर्म वुड बी इंडेमनीफाइड बाय हिम। क्या बता रहा? इंडेमनिफिकेशन का रूल लिखना कि जब एक बंदा लॉस करेगा तो फर्म कब उसको इंडेमनीफाई करेगी, कब करती है? इंडेमनिफिकेशन का बताएं, कब करेगी? जब लॉस उसकी फ्रॉड की वजह से ना हुआ हो, तब फर्म उसको इंडेमनीफाई करती है। और अगर लॉस उस वजह से हुआ है कि उसने जान के फ्रॉड किया है, तो कोई इंडेमनिफिकेशन उसको नहीं मिलती। ये ऐसा ही है कि एक पार्टनरशिप हो जिसमें ये घड़ियां बेचते हो, ठीक है। एक कस्टमर आता है, कहता है कि जनाब ये घड़ी के पैसे रख लें एडवांस, और मुझे आपने घड़ी देनी है 2 हफ्ते के बाद, मेरे मुताबिक आपने उसको प्रिपेयर करना है। पार्टनर कहता है ठीक है। पार्टनर वो पैसा उठा के लगाता है शेयर मार्केट में, पैसा हार जाता है। तो अब वो कस्टमर जो कि पैसे दे के गया था घड़ी के, उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के, वो किसी भी पार्टनर से रिकवर कर सकता है। बट अगर वो कस्टमर पैसे ही गलत काम के लिए दे के गया हो कि तुम मेरे पैसे लगा देना सट्टे बाजार में, और शेयर मार्केट में वो पैसे डूब जाए, तो अब बाकी पार्टनर्स उसको इंडेमनीफाई नहीं करेंगे। ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि इंडेमनिफिकेशन के क्या रूल्स हैं। अगर तो फ्रॉड जान के किया है तो इंडेमनीफाई नहीं होगा, बट अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही लॉस हो गया है तो फिर आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। एक आपने पॉइंट देखा है पूरे पेपर में, निगोशिएबल का सिर्फ एक सवाल है छोटा सा, वो कौन सा था भला? ये 4 नंबर का। इसके अलावा इस पेपर में निगोशिएबल टेस्ट नहीं किया। हाँ, एमसीक्यूज में किया होगा। अब आपने एक काम करना, अगली क्लास से पहले, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अभी हम इसके एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अगली क्लास में आने से पहले पहले जो ऑटम 24 का पेपर हुआ है, एक तो वो आपने पूरा करके आना है, एक दफ़ा सोच के आना बाकायदा, और इसके एमसीक्यूज को ट्राई करके आनी है, ठीक है, ताकि जब हम संडे पे आएँ तो हम इसको वाइंड अप करें और उस पेपर में एंटर हो जाए। इतना काम हो जाएगा, कर लेंगे। चल मुलाकात करते हैं संडे वाले दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जुम्मे का टाइम